दिसंबर 2022 में दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के कोसियुस्को नेशनल पार्क में एक सिंक होल खुला, जो अपने आप में अजीब था। ऑस्ट्रेलिया में सिंक होल्स होते हैं, लेकिन इस नेशनल पार्क की ग्रेनाइट प्रधान अल्पाइन भूसंरचना में ये दुर्लभ हैं, जिससे ये धंसाव काफी असामान्य बनता है। लेकिन सिंक होल सिर्फ दिखाई ही नहीं दिया, बल्कि दुर्भाग्यवश ये 2400 टन की भूमिगत टनल बोरिंग मशीन फ्लोरेंस के ठीक ऊपर बना। फ्लोरेंस, ये टनल बोरिंग मशीन के लिए कितना अजीब नाम है। फ्लोरेंस तब तक करीब 8 महीने से खुदाई कर रही थी और उसका उद्देश्य पार्क के नीचे लगभग 15 किलोमीटर या 9.3 मील लंबी सुरंग बनाना था। वह सिर्फ 150 मीटर आगे बढ़ पाई थी। इससे पहले ही उसके ऊपर की जमीन धंस गई। ये मामूली उपलब्धि स्नोई 2.0 की समस्याओं की झलक थी, जो ऑस्ट्रेलिया की ऊर्जा व्यवस्था में बदलाव लाने वाली बड़ी पम्प्ड हाइड्रो बैटरी परियोजना है। इस परियोजना की घोषणा 2017 में 2 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर लागत के साथ हुई थी, जिसका लक्ष्य 2021 तक बिजली सप्लाई शुरू करना था। लेकिन 2022 तक ये परियोजना सफल नहीं हो पाई थी। इसकी लागत 5 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी थी और लगातार बढ़ती जा रही थी। फ्लोरेंस गीली मिट्टी में फंसी थी, जबकि उसके ऊपर मौजूद टीमों ने पहाड़ी को धंसने से रोकने के लिए जमीन में सीमेंट पंप करना शुरू किया। इस परियोजना को कठोर भूगर्भीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। लागत कई बार बढ़ चुकी है और कोई हैरानी नहीं, इसने एक परेशान करने वाला पर्यावरणीय प्रभाव छोड़ा है, जिसे अब बहुत कम लोग सही ठहरा सकते हैं। स्नोवी 2.0 ऑस्ट्रेलिया के ऊर्जा भविष्य को स्थिर करने के लिए बनी थी, लेकिन पिछले 5 सालों में यह परियोजना खुद अस्थिर रही है। स्नोवी 2.0 क्यों? अब स्नोवी 2.0 के पीछे जो विचार है, वह उन ज्यादातर राजनेताओं से भी पुराना है जिन्होंने इसका समर्थन किया, और यह वास्तव में काफी सरल है। 2 जलाशयों को लें जो अलग अलग ऊंचाई पर स्थित हैं। जब बिजली सस्ती और भरपूर होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में दोपहर में, सोलर पैनल बिजली ग्रिड को जितनी चाहिए उससे ज्यादा बिजली बनाते हैं। उस अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग निचले जलाशय से पानी को ऊपरी जलाशय में पंप करने के लिए किया जा सकता है, ताकि बाद में जब मांग बढ़े और नवीकरणीय उत्पादन कम हो जाए तो पानी को वापस नीचे की ओर टरबाइनों के माध्यम से छोड़ा जा सके, जिससे रास्ते में बिजली पैदा हो। इतना ही आसान है। स्नोई 2.0 में निचला जलाशय टॉबिनको और ऊपरी टंटारा है। दोनों झीलें न्यू साउथ वेल्स में स्नोवी माउंटेन रेंज या अनौपचारिक तौर पर स्नोवीज के किनारे हैं। इन दोनों के बीच करीब 700 मीटर की ऊर्ध्वाधर गिरावट है, जो इस विचार की सफलता की वजह है। इन्हें जोड़ने के लिए इंजीनियरों ने 27 किमी लंबी सुरंगों की योजना बनाई, जिन्हें स्नोवी पर्वतों के आर पार बनाया जाना था और जो 6 रिवर्सिबल टरबाइन यूनिटों वाले भूमिगत बिजली घर तक जाती। इन टरबाइनों की क्षमता 2200 मेगावाट थी और इनमें 350 गीगावाट घंटे ऊर्जा संग्रहित हो सकती थी। स्नोवी हाइड्रो, जो स्नोवी 2.0 परियोजना की कंपनी है, इस भंडारण आंकड़े को घरों के हिसाब से बताना पसंद करती थी। कंपनी ने कहा, इतनी ऊर्जा से 3 मिलियन घरों को एक हफ्ते बिजली मिल सकती है। हालांकि इस आंकड़े को एक सटीक वादा नहीं, बल्कि एक दावा माने। 2017 में इसकी अहमियत समझने के लिए हमें ऑस्ट्रेलियाई ग्रिड की स्थिति देखनी होगी। पवन और सौर ऊर्जा तेजी से बढ़ रही थी, हर साल सस्ती भी हो रही थी, लेकिन ये मौसम और सूर्य पर निर्भर थीं। कोयला संयंत्र, जिन्होंने दशकों तक देश का बेस लोड संभाला था, अब बूढ़े हो रहे थे। उन्हें बनाए रखना महंगा पड़ रहा था और दिन के समय नवीकरणीय ऊर्जा के मुकाबले वे आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे थे। राजनेताओं ने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ब्लैकआउट के खतरे और बढ़ती गैस कीमतों को लेकर चेतावनी दी। सबसे बढ़कर वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। ग्रिड को जरूरत के समय उपलब्ध कराया जा सकने वाला भंडारण चाहिए था, जो नवीकरणीय ऊर्जा की अधिकता संभाल सके और सूरज डूबने के बाद की पीक डिमांड पूरी कर सके। बैटरियां ये काम छोटे स्तर पर कर सकती थीं। पम्प्ड हाइड्रो इसे राष्ट्रीय स्तर पर और दशकों तक कर सकता है, सिर्फ कुछ घंटों के लिए नहीं। यह एक कहानी थी जिसे बताना था, और उस समय के प्रधानमंत्री माइकल टर्नबुल और उनकी सरकार इसके महत्व को समझते थे। मूल स्नोवी माउंटेन्स योजना 1949-1974 देश की शुरुआती औद्योगिक किंवदंतियों में से एक बन गई थी। 16 बांध, 7 पावर स्टेशन और 1 लाख से ज्यादा मजदूर, जो युद्ध के बाद पूरे यूरोप से आए। इसने ऑस्ट्रेलिया को यह पहचान दी कि वो मुश्किल जगहों पर कठिन चीजें बना सकता है। टर्नबुल ने स्नोवी 2.0 को 21वीं सदी के परफेक्ट मेगा प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी दी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रसिद्ध इंजीनियरिंग उपलब्धियों की विरासत पर बने इस प्रोजेक्ट ने पुराने स्नोवी योजना को
नवीकरणीय युग के लिए एक स्वच्छ ऊर्जा पावर हाउस में बदलने का वादा किया था। समर्थकों का मानना था कि यह ऊर्जा भंडारण संकट हल कर सकता है, ग्रिड को ब्लैकआउट से बचा सकता है और यह साबित कर सकता है कि राष्ट्र निर्माण वाला बुनियादी ढांचा अब भी ऑस्ट्रेलिया के भविष्य में अपनी जगह रखता है। असल में शुरुआत में यह विचार पूरी तरह टर्नबुल का नहीं था और इसकी शुरुआत पहले ही मुश्किल रही। स्नोवी योजना में पंप्ड स्टोरेज जोड़ने का विचार दशकों से विचाराधीन था। इंजीनियरों ने इस प्रस्ताव पर 1966 में चर्चा की थी, फिर 1980 में और एक बार फिर 1990 में। हर बार आंकड़ों को बस फाइल कर दिया गया। उस समय देश के पास सस्ता कोयला था, ग्रिड स्थिर था और कोई नहीं जानता था कि राष्ट्रीय उद्यान के नीचे अरबों डॉलर की सुरंगों का खर्च कौन उठाएगा। तो जो आगे चलकर स्नोवी 2.0 बना, वो लगभग 50 सालों तक धूल ही जमा करता रहा। इसे फिर से चर्चा में लाने वाली चीज 2010 के दशक के मध्य की ऊर्जा बहस थी। कोयला संयंत्र बंद हो रहे थे, नवीकरणीय ऊर्जा तेजी से आ रही थी और बिजली कटौती की राजनीति जहरीली हो गई थी। 2015 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बनने के 2 साल बाद मैल्कम टर्नबुल ने लगभग $2 अरब लागत वाली स्नोवी 2.0 योजना की घोषणा की। टर्नबुल ने कहा कि निर्माण 2019 में शुरू होगा और परियोजना 2021 में पूरी होगी, अगर यह व्यवहार्य हो। मूल स्नोवी माउंटेन्स योजना चलाने वाली ऑस्ट्रेलियाई कंपनी स्नोवी हाइड्रो के नेतृत्व में यह परियोजना 2017 तक गंभीर बन चुकी घरेलू ऊर्जा चिंता के बीच चुनावी तौर पर फायदेमंद वादा थी। इतनी बड़ी कि अहम लगे, पर इतनी छोटी कि पूरी हो सके। टर्नबुल इसके राजनीतिक चैंपियन रहे और स्नोवी हाइड्रो के मुख्य कार्यकारी पॉल ब्रॉड इसका सार्वजनिक चेहरा बने। आत्मविश्वासी, दृढ़ और आलोचकों को ये कहकर खारिज करने वाले कि वे पम्प्ड हाइड्रो को समझते ही नहीं थे, लेकिन चेतावनी के संकेत भी थे। मई 2017 के एक एबीसी लेख में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने स्नोवी हाइड्रो की परियोजना योजनाएं पेश करने के 2 हफ्ते बाद ही मंजूरी दे दी थी। कुछ हद तक भविष्यवाणी करते हुए उस लेख में चेतावनी दी गई थी कि स्नोवी 2.0 की असली लागत आसमान छू सकती है। हालांकि मजेदार बात यह थी कि उन्होंने आसमान छूने का मतलब $3 अरब से अधिक होना बताया था। टर्नबुल का $2 अरब का आशावादी अनुमान साल के अंत तक नहीं टिक सका। दिसंबर 2017 में अध्ययन ने लागत AOD 3.8 से 4.5 अरब बताई। 2019 में फ्यूचर जनरेशन जॉइंट वेंचर के साथ मुख्य अनुबंध के समय यह 5.1 अरब तक पहुंच गया। काम मुश्किल से शुरू हुआ था और बजट पहले ही दोगुने से ज्यादा हो चुका था। 2018 में ऑस्ट्रेलियाई संघीय सरकार ने $6 अरब में न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की सरकारों से स्नोवी हाइड्रो की हिस्सेदारी खरीदकर इसे पूरी तरह संघीय स्वामित्व वाली कंपनी बना लिया। उस समय से हर अतिरिक्त खर्च, हर छूटी हुई समय सीमा और सुरंग का हर घन मीटर सीधे कॉमनवेल्थ के खाते में जुड़ गया। अब कोई राज्य सरकार इस नुकसान में साझेदार नहीं थी। जमीन पर काम आगे बढ़ा। लब्स होल के आसपास की खड़ी पहाड़ियों में पहुंच सड़कें बनाई गईं, जो कि कोसियुस्को नेशनल पार्क के अंदर मुख्य निर्माण स्थल था। मजदूरों के कैंप लगाए गए। पर्यावरणीय मंजूरी राज्य व केंद्र सरकार से ली गई, जो अधिकतर मामलों में सफल रही। यह देखते हुए कि नौकरशाही अड़चनें बड़े केंद्रीय परियोजनाओं को मुश्किल में डाल सकती थीं, अब तक सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। फिर सब कुछ ठीक नहीं रहा, मुख्य रूप से 2 कारणों से, जिन्हें बहुत कम लोग पहले से देख सकते थे। 2019 और 2020 की ब्लैक समर की जंगल की आग ने स्नोई 2.0 के निर्माण क्षेत्र को तहस-नहस कर दिया, ग्रामीण इलाकों को जला दिया और स्थानीय लोगों को वहां से निकालने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ महीनों बाद कोविड आया, जिससे सप्लाई चेन बाधित हुई, विदेशी विशेषज्ञ नहीं आ सके और यात्रा पर निर्भर चीजें धीमी हो गईं। 2021 के अंत तक स्नोवी 2.0 आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। सुरंगें बन रही थीं, कर्मचारियों के कैंप दोबारा आबाद हो गए थे और फ्लोरेंस टनल बोरिंग मशीन को टाटांगारा ऊपरी जलाशय में असेंबल किया जा रहा था। लेकिन इस परियोजना का बजट 3 गुना हो गया था, जबकि कठिन चुनौतियां अभी बाकी थीं। $2 अरब की गलती। मार्च 2022 में स्कूल के बच्चों को टाटागारा आमंत्रित किया गया था ताकि वे रोमांचक 2400 टन की टनल बोरिंग मशीन के कटर हेड पर अपने नाम लिख सकें। फ्लोरेंस। ये मशीन फ्लोरेंस वायलेट मैकेंजी के नाम पर है, जो ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थीं। स्नोवी हाइड्रो ने इस मशीन को ड्यूल मोड चमत्कार बताया,
जो डिस्क कटर से कठोर चट्टान काटने और स्लरी मोड में नरम पानी वाली जमीन में काम कर सकती थी। टाटांगारा से भूमिगत पावर स्टेशन तक 15 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फ्लोरेंस की ड्यूल मोड क्षमता एक अहम विशेषता थी। कोसियुस्को पार्क के नीचे की भौगोलिक स्थिति असामान्य रूप से जटिल मानी जाती थी, जिसमें पानी से भरी दरारदार जमीन के हिस्से थे और साथ ही बस ठोस चट्टान भी थी। सॉफ्ट ग्राउंड मोड के लिए फ्लोरेंस को चालू स्लरी सर्किट चाहिए था। बेंटोनाइट द्रव कटर फेस तक पंप किया जाता था ताकि जमीन स्थिर रहे। फिर सतह के ट्रीटमेंट प्लांट में स्लरी से मलबा अलग कर द्रव वापस भेजा जाता था। मशीन के ड्रिलिंग शुरू करने तक ट्रीटमेंट प्लांट साइट पर पूरी तरह बना नहीं था, इसलिए फ्लोरेंस को उसी कॉन्फ़िगरेशन में भेजा गया जो पहले से ड्रिल हो रही जमीन से ज्यादा कठोर जमीन के लिए उपयुक्त था। ये वही हालात थे जिनके लिए फ्लोरेंस सबसे कम तैयार थी। भीगा नर्म मटेरियल और पानी का तेज बहाव। 8 हफ्ते बाद करीब 100 मीटर अंदर फ्लोरेंस रुक गई। कीचड़ चारों ओर जमा होने से काम धीमा हो गया। आधा मीटर बढ़ने के बाद कई दिन कीचड़ हटाकर कन्वेयर सिस्टम साफ करना पड़ता था। कोई खास उपलब्धि नहीं थी। ध्यान दें, यह उत्तरी गोलार्ध में 2022 की गर्मी थी, जो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है। तो जो हालात पहले से ही खराब थे, वे स्वाभाविक रूप से और भी ज्यादा बदतर हो गए थे। फिर भी स्नोई हाइड्रो के सार्वजनिक बयानों में उस ऑस्ट्रेलियाई सर्दी के दौरान ततंगारा ड्राइव पर लगातार प्रगति की बात कही गई थी, लेकिन जमीन के नीचे ऑपरेशन वास्तव में ठप पड़ा हुआ था। मजदूर खराब पड़ी मशीन के पीछे मलबा हटाने में ज्यादा समय लगा रहे थे, बजाय इसके कि कटर सामने चट्टान काटने में जितना समय ले रहा था। दिसंबर 2022 में फ्लोरेंस के ठीक ऊपर जमीन धंसने से नेशनल पार्क के अल्पाइन इलाके में सिंक होल बन गया। ये धंसाव उस नरम जमीन का संकेत थी जिसे सहारा नहीं मिला था, और सामग्री सुरंग में इतनी तेज बह रही थी कि उसे भरा या सील नहीं किया जा सका। 8 महीने की मेहनत के बाद फ्लोरेंस ने अपने तय किए गए 15 किलोमीटर रास्ते में से सिर्फ 150 मीटर ही आगे बढ़ पाई थी। इसके बाद जो मरम्मत का काम हुआ वो 2023 के ज्यादातर हिस्से तक चला। टीमों ने मशीन के चारों ओर और ऊपर की जमीन में ग्राउट, सीमेंट और फोम पंप किया ताकि गीली सामग्री को इतना स्थिर किया जा सके कि फ्लोरेंस को आजाद किया जा सके और उस खाली जगह को सील किया जा सके। इस काम में सामग्री की मात्रा बेहद विशाल थी, लेकिन जुलाई 2023 की ऑस्ट्रेलियाई सर्दियों में एक ग्राउटिंग ऑपरेशन में बड़ी गड़बड़ी हुई। पॉलीयूरेथेन फोम की प्रतिक्रिया से बनी आइसोसाइनेट गैस जहरीली है और फेफड़ों व श्वास नली पर असर डालती है। सरकारी एजेंसियों ने कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर खतरे की चेतावनी दी, जिससे मजदूरों को तुरंत हटाया गया। जिस कार्यस्थल ने कीचड़ से 1 साल गवाया, अब धुएं से मजदूर भी खो दिए। मैल्कम टर्नबुल उस समय के प्रधानमंत्री, जिन्होंने 2017 में इस परियोजना की शुरुआत की थी, बिगड़ती स्थिति देखकर बोले कि किसी ने गड़बड़ की है। और यह सच था कि एक डुअल मोड मशीन को बिना स्लरी सिस्टम तैयार किए पहले से ज्ञात नरम जमीन में भेजना ऐसा फैसला था जिसे हर मीटर ग्राउट पहाड़ी में पंप करने के साथ बचाव करना और मुश्किल होता जा रहा था। माना कि ये कहना मैल्कम टर्नबुल के लिए थोड़ा आसान था। उन्होंने 2018 में अपनी ही पार्टी के भीतर नेतृत्व चुनौती के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जो आंशिक रूप से मैल्कम टर्नबुल की लगातार कम लोकप्रियता के कारण था। जब तक स्नोवी 2.0 की परेशानियां बढ़ने लगी थीं, तब तक मैल्कम टर्नबुल ने राजनीति से पूरी तरह इस्तीफा दे दिया था और अब निजी क्षेत्र में काम कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि बाद में उन्होंने 2 पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाएं ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा कंपनी AGL को बेच दी थीं। आखिरकार फ्लोरेंस को छुड़ा लिया गया और वो फिर से शुरू होने को तैयार थी, लेकिन रुके काम के कारण परियोजना की लागत लगभग 8 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो गई। एक टनल बोरिंग मशीन गलत लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के कारण फंस गई और ऑस्ट्रेलियाई बुनियादी ढांचे के इतिहास का सबसे महंगा गड्ढा बन गई। दोषारोपण का खेल। स्नोई 2.0 को लेकर बची हुई कोई भी आशावादिता 2022 के बाद नहीं बची। अगस्त में पॉल ब्रॉड ने स्नोई हाइड्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि वे वर्षों से इस परियोजना के समय पर चलने का दावा कर रहे थे। ईमानदारी से कहे तो उनका जाना तब हुआ जब तातांगारा में भूमिगत हालात को घुमाकर पेश करना असंभव होता जा रहा था। ब्रॉड के जाने के तुरंत बाद क्लफ ग्रुप, जो ठेकेदार संघ का ऑस्ट्रेलियाई हिस्सा था, दिवाला प्रक्रिया में चला गया। एक और कंपनी वेबिल्ड ने क्लफ के ऑस्ट्रेलियाई संचालन को अपने में मिला लिया ताकि साइट पर कर्मचारियों को बनाए रखा जा सके और कंक्रीट का काम चलता रहे। लेकिन इस अव्यवस्था का असर परियोजना के हर सब कॉन्ट्रैक्टर पर पड़ा।
फरवरी 2023 में डेनिस बार्न्स ने स्नोवी हाइड्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। उनका कार्य स्पष्ट था, हिसाब किताब की जांच करो, स्थिति कितनी खराब थी पता करो और कॉमनवेल्थ शेयरधारक को सच बताओ। इससे तथाकथित रीसेट की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें आंतरिक तथ्यों को स्थापित किया गया और जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता था, अंतिम लागत और समय सीमा को फिर से निर्धारित किया गया। और ऐसा ही हुआ। 6 महीने बाद स्नोवी हाइड्रो इस परियोजना की नई अनुमानित लागत का खुलासा करने के लिए तैयार था। $12 अरब। पहली पावर डेडलाइन अब 2027 के अंत तक और पूरी तरह संचालन 2028 तक टल गया, जो शुरुआती लक्ष्य से 7 साल बाद है। कम से कम स्नोवी हाइड्रो की प्रस्तुति ईमानदार थी। कंपनी ने स्वीकार किया कि अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय डिजाइन अपरिपक्व था और निर्माण अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल और बहुत महंगा साबित हो रहा था। फिर भी यह अब भी एक हकीकत को बहुत कम करके बताने वाला बयान था। ऑस्ट्रेलिया के नए ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन और भी स्पष्ट थे। अगस्त 2023 के अंत में स्नोई हाइड्रो के साथ संयुक्त मीडिया विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि साइट की परिस्थितियों को लागत बढ़ने का कारण मानना चाहिए था और शुरुआत में ही दूसरी टनल बोरिंग मशीन मंगानी चाहिए थी। इस विज्ञप्ति ने स्नोई हाइड्रो की 6 महीने की मूल्यांकन प्रक्रिया को संदेहास्पद बना दिया। 2022 में ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय ऑडिट कार्यालय ने कंपनी की शुरुआती गवर्नेंस को प्रभावी पाया था और बदलाव की सिफारिश नहीं की थी। लेकिन निष्कर्ष प्रकाशित होने के कुछ महीनों बाद ही फ्लोरेंस कीचड़ से लकपत हो गई थी और उसके ऊपर एक सिंक होल खुल रहा था। ऑडिट ने सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के कागजी दस्तावेजों की जांच की जिसकी भूमिगत हकीकत पहले ही बिखर रही थी। और फिर लागत की स्थिति थी $12 अरब और बढ़ती लागत के साथ स्नोवी 2.0 पूरी संभावना थी कि वो महंगाई के हिसाब से मूल स्नोवी माउंटेन्स योजना की कुल लागत को भी पार कर जाएगा। 16 बांध, 7 पावर स्टेशन और 145 किलोमीटर सुरंगें जो 1949 से 1974 के बीच बनाई गई थीं। स्नोवी 2.0 कोई नया बांध नहीं बना रहा था, बस एक पावर स्टेशन और 27 कीमती सुरंग मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ रहा था। देश अब उतना खर्च करने को तैयार था उस मूल बुनियादी ढांचे पर जितना खर्च किया था उससे भी अधिक। मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित स्नोवी हाइड्रो के कार्यकारी बोनस की जांच से जवाबदेही के सवाल और बढ़ गए। वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रदर्शन भुगतान तब भी मिला जब परियोजना लक्ष्य चूकी, बजट से बाहर हुई और एक सिंक होल पैदा किया। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रशासन में लागत अनुमान बदलने पर आलोचकों के लिए इस बचाव को स्वीकार करना और मुश्किल हो जाता था। 2023 के अंत तक ये आंकड़े सार्वजनिक और अच्छी तरह से ज्ञात हो चुके थे। इस परियोजना का स्वामित्व उन लोगों से जिन्होंने इसे शुरू किया था, यानी टर्नबुल सरकार से उन लोगों के पास चला गया था जो अब इसे पूरा करने के लिए जिम्मेदार थे। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी के नेतृत्व में स्नोवी हाइड्रो के सीईओ बदल गए थे और परियोजना अब पूरी तरह राष्ट्रीय सरकार के अधीन थी, न कि क्षेत्रीय सरकारों के। कई बार हाथ बदलने पर भी ये परियोजना पूरी होने के करीब भी नहीं थी। भूमिगत और भी ज्यादा परेशानियां थीं। 2023 की रीसेट ने स्नोवी हाइड्रो को लंबे समय बाद कुछ अच्छा दिया। कुछ महीनों तक अच्छी खबरें मिलीं। कर्स्टन, जो आपातकालीन निकासी और वेंटिलेशन टनल पर काम कर रही थी, ने 2024 की शुरुआत में 2.9 किलोमीटर सुरंग पूरी की। कर्स्टन टनल केवल सहायक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थी, लेकिन इसने साबित किया कि इस बार भूवैज्ञानिक हालात इस बार संभालने लायक थे और 5 साल तक यूं ही हाथ पैर मारने के आफ्टर स्नोई 2.0 को पहली निर्माण सफलता मिली। इस बीच लेडी एलिन हडसन, एक और बोरिंग मशीन, और वैसे ये नाम कौन रख रहा है, अपने सौंपे गए टनल पर अच्छा प्रगति कर रही थी। 2024 के मध्य तक उस विशाल भूमिगत गुफा की खुदाई जिसमें पावर स्टेशन बनेगा लगभग आधी पूरी हो चुकी थी। टीमें पहाड़ के बीचों बीच कठोर ग्रेनाइट में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग कर रही थीं और चट्टान साथ दे रही थीं। फिर फ्लोरेंस फिर से फंस गई। तातांगारा में कीचड़ से 1 साल लंबी निकासी के बाद उसे दोबारा शुरू कर पहाड़ के और अंदर मोड़ दिया गया। इस रास्ते में उसे सुरंग के एक घुमावदार हिस्से से होकर गुजरना था और उसी घुमाव में कहीं चट्टानें उसके शील्ड के चारों ओर सिमटने लगीं। टनलर इसे रॉक पिंचिंग कहते हैं, जब चट्टान दबाव में आकार बदलकर मशीन को जकड़ लेती है और वो फंस जाती है। फ्लोरेंस की पहली बार फंसने की वजह थी मुलायम जमीन का अंदर आना। दूसरी बार इसका उल्टा हुआ, ये कठोर चट्टान थी जो दबाव डाल रही थी। और इस तरह अगस्त 2024 में फ्लोरेंस एक बार फिर रुक गई।
उसे आजाद कराने के लिए विशेषज्ञ टीमों की जरूरत पड़ी, जो अत्यधिक उच्च दाब वाले पानी के जेट से लैस थीं। उन्होंने उसके शील्ड से ग्रेनाइट को मिलीमीटर दर मिलीमीटर काटा, जब तक कि वो फिर से आगे बढ़ने लायक नहीं हो गई। और इस तरह यह फिर कई महीनों पीछे चला गया। उसी समय मुख्य एक्सेस टनल में दूसरी घटना हो गई। अप्रैल मई 2024 में ड्रिल और ब्लास्ट ऑपरेशन के दौरान एक चार्ज ने योजना के मुताबिक तय समय से एक धमाका पहले ही बगल की सुरंग में चट्टान गिरा दी। सौभाग्य से उस वक्त वहां कोई मजदूर नहीं था। आंतरिक रिपोर्टों के अनुसार, जो बाद में पत्रकारों तक पहुंची, ये आरोप लगाया गया कि खुदाई की गति बढ़ाने के लिए मानक से बड़े ब्लास्ट राउंड चलाए जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसी सुरंग में सेंध लगना विस्फोटक चार्ज को सुरक्षित सीमाओं से आगे ले जाने का नतीजा था। इनका नतीजा था कि 2024 में चौथी टनल बोरिंग मशीन खरीदी गई। योजना थी कि उसे टॉबिंगल छोर से लॉन्च किया जाए और हेडरेस्ट टनल, वही जिस पर फ्लोरेंस को काम करना था, को विपरीत दिशा से खोदा जाए। मूल रूप से उन्होंने वही दूसरी मशीन हासिल कर ली जिसके बारे में क्रिस बोवेन ने कहा था कि उन्हें शुरुआत में ही ले लेनी चाहिए थी। अब प्रोजेक्ट के लिए फ्लोरेंस की एकल ड्राइव पर निर्भरता कम करना जरूरी हो गया था, ताकि स्नोवी 2.0 पूरा हो सके। 2025 में भी घटनाएं जारी रहीं। फरवरी में भूमिगत परीक्षण के दौरान प्रोजेक्ट का एक बड़ा वेंटिलेशन फैन उन हालात में अंदर की ओर ध्वस्त हो गया जिनके लिए वो तैयार किया गया था। धातु के टुकड़े फैन कवर को चीरकर निर्माण स्थल पर उड़ गए और पास के मजदूर बाल बाल बच गए। इस हादसे के चलते भूमिगत कार्य तुरंत रोके गए और सेफ वर्क एनएसडब्ल्यू ने आपातकालीन निरीक्षण शुरू किया। निरीक्षकों को कई वेंटिलेशन सिस्टम्स में ढीले और गायब बोल्ट्स मिले, जिससे काम रोकने के 6 नोटिस जारी किए गए। जांचकर्ताओं और यूनियन प्रतिनिधियों ने इस अंतःस्फोट को एक लगभग घातक घटना बताया और इन सब ने पहले से ही गंभीर समस्याओं से जूझ रहे इस प्रोजेक्ट में रखरखाव के मानकों और प्रबंधन की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इन समस्याओं के बीच औद्योगिक संबंध और खराब हो गए। मजदूरों ने हड़तालों और काम बंद करने की एक श्रृंखला में काम छोड़ना शुरू कर दिया। यूनियनों के मुताबिक इसकी वजह खराब वेतन समझौते, थकाऊ शिफ्ट शेड्यूल, स्टाफ की कमी और सुरंगों के भीतर बिगड़ती कामकाजी स्थितियां थीं। कम से कम आखिरी बात तो काफी विश्वसनीय लगती है। ऐसी हर कामबंदी ने निर्माण कार्य रोक दिया, जिससे प्रगति कई दिन रुकी और उस प्रोजेक्ट पर दबाव बढ़ा जो पहले ही बजट से कई अरब डॉलर ज्यादा खर्च कर रहा था। कार्यस्थल की सुरक्षा समस्याओं ने, जो पहले कोविड महामारी में काम रोक चुकी थीं, फिर से परियोजना को कमजोर किया। सेफ वर्क एनएसडब्ल्यू ने साइट पर कंक्रीट परीक्षण प्रयोगशाला को सिलिका धूल नियंत्रण अपर्याप्त मिलने पर बंद कर दिया, जिससे परियोजना के कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रबंधन पर सवाल उठे। अक्टूबर 2025 तक परियोजना की हालत खराब थी, लेकिन स्नोई हाइड्रो ने बताया कि परियोजना दायरे के अनुसार करीब 67% पूरी हो चुकी है। सुरंगों का काम जारी था, केबिन बन रहा था और चौथी मशीन शुरू होने की तैयारी में थी। इसी समय कंपनी ने वह स्वीकार किया जो सब पहले ही समझ चुके थे। 2023 के रीसेट में तय की गई 12 अरब डॉलर की राशि टिकने वाली नहीं थी। एक और संशोधन निश्चित रूप से आने वाला था। पर्यावरण की कीमत। ठीक है, चलिए सुरंगों को अभी के लिए एक तरफ रखते हैं और जमीन के ऊपर की मौजूदा स्थिति पर आते हैं। स्नोई 2.0 को कोसियुस्को नेशनल पार्क एक संरक्षित अल्पाइन क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जो ऑस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि के दुर्लभ आवासों का घर है। इस परियोजना का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जो सराहनीय है, लेकिन इसका निर्माण स्थल देश के सबसे संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्रों में है। स्नोई हाइड्रो का इस तनाव का जवाब एक ही संख्या है। कंपनी ने 2023 की स्थिति रिपोर्ट में दावा किया कि सीधे निर्माण का प्रभाव लगभग 0.01% पार्क को ही कवर करेगा। उस हिसाब से प्राकृतिक जंगल की तुलना में यह व्यवधान बहुत छोटा है। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि यह आंकड़ा केवल जमीन के ऊपर बुलडोजर से प्रभावित क्षेत्र को ही दर्शाता है और बहुत कुछ नहीं। ना तो जमीन के नीचे बदले जा रहे जलतंत्र, ना ही मलबे के ढेर और ना ही प्रजातियों की वो आवाजाही जिसे ये परियोजना शुरू करेगी। सिर्फ मलबा ही काफी महत्वपूर्ण है। 27 किमी सुरंग और पावर स्टेशन कैबिन की खुदाई से करीब 9 मिलियन घन मीटर चट्टान निकलेगी, जिसे कहीं न कहीं रखना होगा। उसमें से कुछ का इस्तेमाल साइट पर सड़क व पैड निर्माण में, बाकी पार्क के निर्धारित स्थानों पर जमा हो रहा है। भारी बारिश में रोकथाम विफल होने पर तलछट और खनिज टुमट और मुर्रम्बिजी नदियों में बह सकते हैं। पानी खुद एक गहरी चिंता पैदा करता है। टालबिंगो और टेंटांगारा जलाशय
ऐसे जल ग्रहण क्षेत्रों में स्थित हैं जिन्हें पारिस्थितिकीय दृष्टि से लंबे समय से अलग रखा गया है। लेकिन इस योजना की अवधि में हर दिन इनके बीच पानी को आगे पीछे पंप करने से दोनों जैविक रूप से जुड़ जाते हैं। मछलियां, अंडे, लार्वा, पौधों के टुकड़े और रोगजनक पानी में यात्रा करेंगे। आप सोच रहे होंगे, लेकिन इससे फर्क क्यों पड़ता है? असल में समस्या ये है कि टालबिंगो, जो निचला जलाशय है, उसमें ऐसी प्रजातियां हैं जो टेंटांगारा के जल ग्रहण क्षेत्र में नहीं पाई जाती। रेडफिन पर्च, एक बाहरी शिकारी मछली, निचली प्रणाली में रहती है। इसी तरह छोटी आक्रामक गैम्बूसिया मछली, जिसे मच्छर मछली कहते हैं, रहती है, जो कुख्यात उपद्रवी प्रजाति है। ऐसे नाम के साथ कोई हैरान नहीं होता। दोनों ही ठीक उसी तरह के जीव हैं जिन्हें पम्प्ड स्टोरेज आसानी से इधर उधर फैला सकता है। पारिस्थितिकीविदों ने चेताया कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त देशी मछली गैलेक्सियास की आबादी, जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों की धाराओं में ही बची है, किसी भी नई प्रजाति के आगमन से सीधे खतरे में है। इसकी कानूनी व्यवस्था काफी दिलचस्प है। आगे बढ़ने के लिए स्नोवी 2.0 को न्यू साउथ वेल्स जैव सुरक्षा नियमों के तहत छूट चाहिए, जो उन प्रजातियों की आवाजाही पर लागू होते हैं जिन पर आमतौर पर नियंत्रण उपाय लागू हो जाते हैं। मई 2020 में राज्य सरकार ने परियोजना मंजूर की, जिससे स्नोवी हाइड्रो को जैव सुरक्षा प्रतिबंधों से छूट मिल गई, जो प्रजाति स्थानांतरण पर रोक लगाते। वैज्ञानिकों ने कहा, यह अभूतपूर्व था और इसमें एक स्पष्ट विडंबना थी। एक परियोजना जिसे जलवायु अवसंरचना के रूप में बेचा गया था, उसे उन जीवों को स्थानांतरित करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता थी जिन्हें उसी राज्य के कानूनों के तहत वहीं बनाए रखने के लिए बनाया गया था। ह्यूमलिंक, जो स्नोवी 2.0 की बिजली ग्रिड तक पहुंचाने के लिए बनाई जा रही उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, मुआवजे, अधिकार मार्ग और खेतों के ऊपर पायलनों को लेकर अपनी अलग लड़ाई झेल रही है। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं है कि स्नोवी 2.0 को जरूरी तौर पर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि जो प्रचार पुस्तिका में दिखाया गया था वो सच नहीं है। प्रचार पुस्तिका में स्वच्छ ऊर्जा, न्यूनतम व्यवधान और अछूते नेशनल पार्क का दावा था, जबकि असल में वहां मलबे के ढेर हैं। आपस में जुड़े जल ग्रहण क्षेत्र और बायो सुरक्षा की कागजी कार्रवाई, जो योजना को कानूनी बनाती है। 2026 की शुरुआत में भूमिगत स्थिति अब संकट जैसी नहीं, बल्कि निर्माण स्थल जैसी लगने लगी थी। मई में लेडी आइलीन हडसन, कौन इस नाम को भूल सकता है, इस मशीन ने मुख्य कक्ष में प्रवेश कर लिया और तैयार किए गए सुरंगों के नेटवर्क से जुड़ गया। चौथी टनल बोरिंग मशीन, जिसे तालबिनो छोर से हेडरेस पर काम करने के लिए देर से मंगवाया गया था, अब भविष्य की योजना का हिस्सा नहीं, बल्कि रिकवरी प्लान का हिस्सा बन चुकी थी। क्रू ने कच्ची खुदाई से हटकर अब पावर स्टेशन के निर्माण पर ध्यान दिया, जिसमें टरबाइन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और हजारों किलोमीटर की केबलिंग लगाई गई, जिससे पहाड़ का गड्ढा जनरेटर बन गया। या शायद बहुत बड़ी बैटरी, मैं मानता हूं। 2023 के रीसेट के बाद भी आधिकारिक लक्ष्य वही है। पहली बार बिजली उत्पादन 2027 के अंत और पूर्ण व्यावसायिक संचालन 2028 में ही तय है। यह लिखे जाने के समय नई लागत समीक्षा चल रही है और मैं सोच रहा हूं यह किस ओर जाएगी। हालांकि स्नोवी हाइड्रो पहले ही मान चुका है कि रीसेट के समय तय की गई $12 अरब की राशि अंतिम संख्या नहीं होगी। अब मुख्य सवाल ऑस्ट्रेलियाई सरकार के लिए है कि परियोजना उस आंकड़े से कितनी आगे बढ़ती है। और आप पूछ सकते हैं, इसका क्या मतलब है? उन मुख्य सवालों के लिए जिन्हें स्नोवी 2.0 हल करने के लिए बनाया गया था। खैर, हैरानी की बात नहीं है, यह कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के कोयला संयंत्रों को 2020 के दशक के आखिरी वर्षों से लेकर 2030 के दशक तक में रिटायर करना है। अगर स्नोवी 2.0 की 2200 मेगावाट क्षमता देर से आई, तो यह बफर अन्य स्रोतों से मिलेगा, संभवतः और अधिक ग्रिड स्केल बैटरियां, और अधिक गैस पीकिंग प्लांट्स, और अधिक डिमांड रिस्पॉन्स प्रोग्राम, या फिर थोड़ी शर्मिंदगी के साथ उन कोयला संयंत्रों की उम्र बढ़ाकर जिन्हें देश पहले ही बंद करने की घोषणा कर चुका है। हर विकल्प की अपनी लागत और राजनीतिक लड़ाई है। प्रोजेक्ट सफल हुआ तो असली फायदा मिलेगा। ये पम्प्ड हाइड्रो तकनीक 1 सदी या उससे ज्यादा चलने के लिए बनी है। डैम, सुरंगें व भूमिगत गुफाओं की उम्र पीढ़ियों में मापी जाती है और टरबाइनों को उसी सिविल संरचना में बदला जा सकता है। 2050 में नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड के लिए बर्फीले पहाड़ों के नीचे 350 गीगावाट घंटे की जरूरत पड़ने पर उपलब्ध भंडारण क्षमता का असली उपयोग होगा। स्नोवी 2.0 के आलोचकों ने पहले ही फैसला सुना दिया है। ये परियोजना एक सफेद हाथी से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसे नेताओं ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है।
इसके संचालक ने इसे गलत तरीके से प्रबंधित किया है और इसे सिर्फ इसलिए बनाए रखा गया है क्योंकि इससे पीछे हटना नामुमकिन है। दिलचस्प है कि कुछ आलोचक जैसे ऊर्जा विशेषज्ञ ब्रूस माउंटेन ने तो परियोजना की शुरुआत में ही फैसला कर लिया था और अक्टूबर 2019 में ऐसी बात लिख दी थी। ब्रूस माउंटेन कमाल है। परियोजना समर्थकों का मानना है कि स्नोवी 2.01 मुश्किल लेकिन जरूरी बुनियादी ढांचा है जिससे देश पूरा होने पर खुश होगा। ईमानदार जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक टरबाइन नहीं घूमते। स्नोवी 2.0 शायद उन वर्षों में ऑस्ट्रेलिया को ऊर्जा देगा जब कोयला बंद होगा और हवा नहीं चलेगी। सुरंगें वहां होंगी और टरबाइन सैद्धांतिक रूप से घूमेंगी। अंतिम लागत चाहे जो भी हो, देश के पास पहाड़ों में एक अहम संपत्ति होगी, लेकिन इसके निर्माण की विरासत पहले ही तय हो चुकी है। एक अल्पकालिक सरकार के दौरान की गई $2 अरब की घोषणा अब $12 अरब के खुले गड्ढे में बदल गई है। एकमात्र टनल बोरिंग मशीन ने इसका सबसे अच्छा उदाहरण थी, जिसे ऐसी जमीन में उतारा गया जहां उसका उपकरण संभालने के लिए तैयार नहीं था। फिर ऑडिट हुआ जिसमें पाया गया कि प्रशासन प्रभावी है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में सिंक होल खुलने में सिर्फ कुछ महीने बाकी थे। जब भूमिगत टीमें कई दिनों तक कीचड़ पंप कर रही थीं, तब भी सार्वजनिक रूप से प्रगति के बयान दिए जा रहे थे। पहाड़ों में सुरंग बनाना मुश्किल था, पर इतना कठिन नहीं होना चाहिए था। देखने के लिए धन्यवाद।